हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग जानते हो कि कल हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था। तो इसमें प्यारे बच्चों अब हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि कल हम लोगों ने कहाँ तक देख लिया था। प्यारे बच्चों कल हम लोगों ने देखा था कि जब हमारे पास एक डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पार्टिकल होगा तो वहां पर प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन किस तरीके से निकाली जाती है यहां तक हमने देख रखा था। तो एक बार वो जो फार्मूले हमने देखे थे उनका रिवीजन हम एक बार और कर लेते हैं। तो किस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे प्यारे बच्चों, इसके लिए जो हमने कल फार्मूला देखा था वो कुछ इस तरीके का होगा। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो ये किस तरीके से निकलेगा, ये निकलेगा m1r1 वेक्टर m2r2 वेक्टर प्लस डॉट डॉट मान लीजिए हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो mn rn वेक्टर अपान होल सिस्टम का मास, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी का मास प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सभी का मास कितना हो जाएगा, तो सभी के मास को ऐड कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक, तो इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का फार्मूला देख रखा था। ठीक है, तो ये तो पूरा एक साथ उसकी पोजीशन के बारे में सब कुछ बता देगा, लेकिन अगर हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट, मान लीजिए हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है या सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट निकालना है या फिर जेड कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक, या फिर तीनों कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं अलग अलग, तो किस तरीके से निकालेंगे, तो उसके लिए भी ऐसा ही फार्मूला हमने कल देखा था। अगर हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या होगा, m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 mn ऐसा अपान में होल मास यानी m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट mn प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हमने फार्मूला देखा था। ठीक है, जहां पे ये क्या है x1 x2 ये सब क्या है, ये इन पार्टिकल्स के क्या है प्यारे बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, ये इन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इसी तरीके से प्यारे बच्चों हम YCM निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम ZCM निकाल सकते हैं। कल हम लोगों ने फार्मूला देखा था। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग आज कहां से शुरुआत करने वाले हैं, अब हम लोग आज इस फार्मूले पर आधारित या इस कॉन्सेप्ट पर आधारित कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम अपने क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं इस कॉन्सेप्ट पर आधारित। ठीक, तो इससे पहले कि हम क्वेश्चंस को लें हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। तो चलिए यहां पर इसको साफ कर लिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो हम लेना चाहते हैं वो ये कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई 1 मीटर साइड का स्क्वायर है। ठीक, 1 मीटर साइड का स्क्वायर है और उसके चारों कार्नर्स पर मासेस रखे हुए हैं और उन मासेस का किसी एक कार्नर के रिस्पेक्ट में हमें जो सेंटर ऑफ मास बनेगा उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे पास कोई स्क्वायर है, ठीक है, ऐसा कोई स्क्वायर है प्यारे बच्चों, इस तरीके से मान लीजिए कोई स्क्वायर है और इसकी साइड हम ले लेते हैं 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से हमने इसकी साइड ले ली। अब मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो कार्नर है यहां पर 1 kg का मास रखा हुआ है, इस वाले कार्नर पर 2 kg का पॉइंट मास रखा हुआ है, इस वाले कार्नर पर 3 kg का पॉइंट मास रखा हुआ है और इस वाले कार्नर पर 4 kg का पॉइंट मास रखा हुआ है। ऐसा हम ले लेते हैं। तो अब मैं बोलूं कि ये जो 1 kg का मास है यहां से इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। ठीक, या मैं ये पूछ लूं कि यहां से इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक, तो क्वेश्चन सेम है, चाहे पोजीशन पूछे चाहे कोऑर्डिनेट्स पूछे। ठीक है, उसी से दोनों आंसर निकाले जाएंगे, एक साथ दोनों आंसर निकल जाएंगे। चलिए, तो ये हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये बताइए। इसको सॉल्व करने के लिए क्या सबसे पहले हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे कि कल हमने जब सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए फार्मूला देखा था तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, सबसे पहले हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया था। ठीक प्यारे बच्चों, देखिए जब हम किसी चीज की पोजीशन बताएंगे तो सबसे पहले तो हमें यह बताना पड़ेगा ना कि पोजीशन बताना कहां से है।
ठीक, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट तो होना चाहिए ना, जहां से हम बताएं कि पोजीशन इतनी है। ठीक, तो यहाँ पर जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1 kg है, जहां पे ये है, क्योंकि हमें यहां से बताना है। ठीक, अब जो रेफरेंस पॉइंट है वही हमारा ओरिजिन हो जाता है प्यारे बच्चों, क्योंकि वहीं से हम पोजीशन बता रहे हैं। ठीक, तो इस ओरिजिन से, या कहूं कि इस रेफरेंस पॉइंट से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को सबसे पहले जोड़ना होगा, तभी हम पोजीशन को बता पाएंगे, तभी हम कोऑर्डिनेट्स को बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम 1 kg से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरह से जोड़ लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक, इस तरीके से मान लीजिए कि ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये जो है ये वाई एक्सिस है। इस तरीके से मैं मान लेता हूं और ये हमारा ओरिजिन हो गया। ठीक, यहां से मुझे बताना है कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी या सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो चलिए देखिए वही फार्मूला जो अभी हमने पढ़े थे प्यारे बच्चों। तो इसके लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं अपने इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, उसके बाद हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसके रिस्पेक्ट में अगर हमें इनके कोऑर्डिनेट्स लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जरा देखिए। ये जो 4 kg है ये एक्स एक्सिस पर है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, 1 मीटर पर। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1, 0, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर है तो वाई कोऑर्डिनेट तो इसके लिए 0 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अगर मुझे इसके लिए लिखना हो तो देखिए एक्स में कितनी डिस्टेंस पर है और वाई में कितनी डिस्टेंस पर है, तो एक्स में 1 जाओ फिर वाई में भी 1 जाओ, है ना। इसका मतलब इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो 1, 1 बन जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक, अब अगर इसको देखूं तो ये y एक्सिस पर स्थित है, तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि हम z में z नहीं x कोऑर्डिनेट। ठीक, हम x में कहीं जा ही नहीं रहे, ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, हम x बराबर 0 पर चल रहे हैं। ठीक है, x इक्वल 0 पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर x क्या हुआ प्यारे बच्चों, 0, और यहाँ पर जो y है वो 1 है। ठीक है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, 1 है प्यारे बच्चों। ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट तो आप जान ही रहे हो, ये कहां पर स्थित है, ये ओरिजिन पर स्थित है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से अगर हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हैं प्यारे बच्चों, तो हम डायरेक्टली इसके बारे में इसकी पोजीशन वेक्टर बता सकते हैं, या फिर पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, एक्स कोऑर्डिनेट निकाल लें, फिर वाई कोऑर्डिनेट निकाल लें और बाद में हम पोजीशन वेक्टर बता दें। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अगर हम पोजीशन वेक्टर से करना चाहें डायरेक्टली तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो r है, r वेक्टर है। तो कैसे लिखेंगे, m1, हम m1 ले लेते हैं, किसको ले लें, ठीक, हम किसी को भी m1 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं m1, m2 इसको ले लेते हैं, m3 इसको ले लेते हैं, ठीक, और m4 इसको ले लेते हैं। ठीक, ऐसा ले लेते हैं, या यहीं से शुरुआत करते हैं। ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m1 हो गया, ये हमारा m2 हो गया, ये हमारा m3 हो गया और ये हमारा m4 हो गया, ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, चलिए तो m1 मतलब 1, ठीक प्यारे बच्चों, इनटू r1 वेक्टर, r1 वेक्टर मतलब इसका पोजीशन वेक्टर। अब ये ओरिजिन पर ही है तो r1 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए यहां पर 0 प्यारे बच्चों, प्लस आगे देखिए m2 में क्या है, 2 इनटू इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना बनेगा, तो देखिए पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है, इसके लिए मैं बता दूं, r वेक्टर इज इक्वल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट्स पता है तो इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 है, ठीक है, और जेड कोऑर्डिनेट भी 0 ही है, क्योंकि हमने जो बॉडीज ले रखी हैं ये एक्स वाई प्लेन पे ले रखी हैं, हमने जेड प्लेन का यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्म 0 है, तो देखिए इसके लिए क्या बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, केवल और केवल y है और 1, तो 1 जे कैप। ठीक है, 1 जे कैप है बच्चों। देखिए अब आगे इसके लिए अगर मैं इस तरह लिखूं तो m3 यानी 3 इनटू इसका पोजीशन वेक्टर क्या बन जाएगा, तो देखिए x में है, x में 1, y में 1, तो x के लिए i कैप और y के लिए j कैप, तो 1 i कैप प्लस 1 j कैप, इस तरीके से प्यारे बच्चों लिखेंगे। ठीक, इसी तरीके से हम आते हैं यहाँ पर m4 पर, तो m4 है 4 इनटू इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, तो इसका पोजीशन वेक्टर देखेंगे तो y तो 0 है, x है, तो क्या बन जाएगा 1 i कैप। ठीक, इतना बन जाएगा, आगे तो वो 0 हो गया, इसलिए इतना यहाँ पर हो गया। अब नीचे क्या है, नीचे टोटल मास, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से ये चीज निकल के आई। अब इसको आगे अगर हम सॉल्व कर लें
तो डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर निकल जाएगा इस 1 kg के रिस्पेक्ट में। तो चलिए इसको अगर हम आगे सॉल्व कर ले तो क्या मिलेगा, देखिए यहां पर इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिला, 2j कैप, यहां से अंदर मल्टीप्लाई करिए इसको, 3i कैप प्लस 3j कैप, इसमें आइए 4i कैप है बच्चों, इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया, देखिए 4 3 7 और 7 3 10 हो गया प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ पर 10 हो गया। अब इसको हम देख लेते हैं, i और i वालों को जोड़ लो और j और j वालों को जोड़ लो, तो देखिए क्या मिल जाएगा। यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं, जो r वेक्टर मिलता हुआ नजर आ रहा है वो कितना नजर आ रहा है, i वाले जोड़िए तो 4 3 7 i कैप, 4 3 7 i कैप प्लस 3 2 5 5 j कैप अपान प्यारे बच्चों 10। तो ये यहां से निकल के आया प्यारे बच्चों। इसको अगर और आगे सॉल्व करें तो इसको अलग अलग कर लीजिए, 7/10i कैप प्लस 5/10i कैप, या कहूं 1/2, सॉरी यहां पर i कैप मैंने बोल दिया, यहां j कैप है। तो यहां देखिए 5/10 j कैप बनेगा तो 5 से कैंसिल कर लेंगे तो 5 से 1 बार चला जाएगा और 5 को जब 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के जो पोजीशन वेक्टर निकल के आया वो प्यारे बच्चों इस तरीके से निकल के आया। और अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स पता करना चाहें तो ये तो इसका x कोऑर्डिनेट हो गया और ये इसका y कोऑर्डिनेट हो गया, यानी कि अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो ये बन जाएगा 7/10 × 1/2। इस तरीके से इसके कोऑर्डिनेट्स निकल गए। तो एक साथ ही हमने दोनों आंसर्स निकाल लिए, ठीक। ये तो हमने डायरेक्टली इस फार्मूले से किया। अगर हम इसके अलग अलग कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहें, अलग अलग इस तरीके से ना निकालना चाहें तो उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक। अलग अलग निकालने के लिए क्या तरीका था, जैसे मुझे पहले x कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या था, m1x1 + m2x2 + m3x3 ऐसे अपान में टोटल मास है ना, तो यही करेंगे। चलिए m1 ये है, x1 क्या है, 0 है, x इसके लिए तो x और y दोनों ही 0 है, ठीक। तो m1 x1 क्या हो गया, ये टर्म 0 हो गया। अब आते हैं m2 x2 पर, तो m2 और x2, तो इसके लिए भी प्यारे बच्चों x 0 है तो ये टर्म 0 आ गया, है ना। यहां पर देखिए m3 x3, तो m3 है ना, कितना है 3 kg, और x3 कितना है 1 प्यारे बच्चों, ठीक है, प्लस m4 x4, तो यहां पे m4 है 4 इंटू x4 कितना 1 प्यारे बच्चों, ठीक है, अपान में टोटल मास कितना निकल के आया था 10 प्यारे बच्चों। तो यहां पर देख लिया हमने 10 और ये कितना बनेगा, देखिए यहां से 3 यहां से 4 तो ये 7/10। तो x कोऑर्डिनेट जो आ गया वो आ गया 7/10, यहां से भी हमने देखा कि ये आया था 7/10। इसी तरीके से अगर हम YCM निकालना चाहें तो YCOM कितना निकल के आएगा, तो m1 y1 तो इसके लिए 0 है, इसके लिए देखिए m2 y2 जो कि 1 है, प्लस m3 y3 जो कि यहां पर भी 1 है, y इसके लिए भी 1 है, ठीक है, प्लस 4 इंटू y4, तो y4 भी कितना है 0 है प्यारे बच्चों, ठीक है, अपान में टोटल मास जो कि आया था 10। अब यहां पे देखिए ये टर्म तो 0 है, 3 2 5 तो 5/10, या इसको मैं कह सकता हूं 1/2। तो यहां पे जो YCOM आया वो 1/2 आया जो कि यहां से भी आ रहा था। तो अगर हम इस तरीके से अलग अलग निकालते तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकलते, ये निकलते, और अगर पोजीशन वेक्टर निकालना होता तो पोजीशन वेक्टर हम किस तरीके से निकालते, अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए तो पोजीशन वेक्टर निकालना आसान है, डायरेक्टली इस फार्मूले से x i का प्लस y j का प्लस z k का, इससे तो x कितना आया था इतना, इंटू ये i कैप लगा लो, प्लस y कितना है 1/2 इंटू j कैप लगा लो, यहां पर है, और z तो 0 है इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो जो पोजीशन वेक्टर आता वो कुछ इस तरीके से आता जो कि बिल्कुल इसके बराबर होता, ठीक। तो आप इस फार्मूले से चल करके पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं और इसके बाद इसी से ये x कोऑर्डिनेट ये y कोऑर्डिनेट हो गया, तो पोजीशन वेक्टर और कोऑर्डिनेट दोनों निकाल सकते हैं। और अगर आप उल्टा चलते, पहले कोऑर्डिनेट निकालते तो बाद में आप इस तरीके से यहां से इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते थे, तो दोनों तरीके से आप चल सकते थे। तो ये रहा हमारा ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों। चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं, उसका कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, हमको भी समझना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, इसको जरा मिटा लेते हैं पहले।
चलिए प्यारे बच्चों, अब हमने इसको मिटा लिया है। अब हम देखते हैं कोई अगला क्वेश्चन, कुछ सोच लेते हैं हम लोग। जैसे इस बार हम लोग लेते हैं कुछ एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आसान बनाएंगे क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड ना हो, तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। चलिए एक ट्राइंगल ले लिया जाए, ऐसा ऐसा एक ट्राइंगल ले लिया जाए, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। ये एक ट्राइंगल हो गया, और ये ट्राइंगल कैसा है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। इसकी सारी भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं कुछ ले लेता हूं, मान लीजिए हम ले लेते हैं कुछ 5 मीटर, ऐसा कुछ, इसको भी 5 मीटर, इसको भी 5 मीटर, इस तरीके से प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं। यहाँ पे मासेस रख लेते हैं, इस कॉर्नर पर भी, इस कॉर्नर की भी, और इस कॉर्नर पर भी, ठीक है। तो हम क्या मासेस लें, वही ले लेते हैं जो पहले लिया था, 1 kg, 2 kg, 3 kg, इस तरीके से हम मासेस ले लेते हैं। और मैं बोलूं कि ये जो 1 kg है, इसके रिस्पेक्ट में जो ये जो इसका सेंटर ऑफ मास बनेगा इस सिस्टम का, उसका पोजीशन क्या होगा या उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये वही क्वेश्चन है जो पहले था। तो इसको आप निकालिए प्यारे बच्चों। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे प्यारे बच्चों हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को जोड़ते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, इधर की ओर ले लेते हैं हम वाई एक्सिस प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए अब हमारा ये ओरिजिन हो गया, तो इसके रिस्पेक्ट में सबसे पहले तो हम इसके कोऑर्डिनेट और इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इसके कोऑर्डिनेट तो 0 ही है प्यारे बच्चों, 0 0। इसके कोऑर्डिनेट भी निकालना आसान है। एक्स एक्सिस में इसकी डिस्टेंस है 5 और वाई में है 0। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पहले ये बताओ। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे वो जरा देख लीजिए। ये इसके लिए y हो जाएगी ये लंबाई, और यहां से यहां तक की जो लंबाई बनेगी प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x प्यारे बच्चों, ठीक। अब हमको पता है कि ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसका मतलब ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ठीक। अब अगर ये 60 डिग्री है और ये 5 मीटर का लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 5 sin 60, है ना, यही तो हो जाएगा 5 sin 60। और ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगी 5 cos 60, यही हो जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक। यहां से भी हम देख सकते हैं इसका जस्ट हाफ बनेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ये क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा इसके लिए, ठीक है। तो ये 2.5 मीटर आ जाएगा, 2.5 मीटर। लेकिन इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं, देखिए ये 5 cos 60 होता है 1/2, तो ये हो गया 2.5 मीटर, ठीक है। यहां पर आइए, ये तो x हो गया, ये तो x हो गया, यानी कि x में कितना डिस्टेंस चलना पड़ रहा है इसके लिए, तो कितना 2.5 मीटर। अब हम देख रहे हैं ऊंचाई यानी y में कितना जाना पड़ रहा है, ठीक है, तो वो इतना जाना पड़ रहा है। ये इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ है प्यारे बच्चों की, ठीक है। तो 5 इंटू साइन 60 क्या होता है, √3/2, क्या यही होता है, बिल्कुल यही होता है प्यारे बच्चों, ठीक। तो इसको जरा हम सॉल्व ना करें, क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाएगी, ठीक है। इसको कैलकुलेट मत करो, ठीक है, इसको ऐसे ही लिखे रहो, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 5/2 √3, ऐसा हम मान लेते हैं। चलिए अब हम कोऑर्डिनेट्स इसके क्या लिख सकते हैं, तो इसके लिख सकते हैं, इसको भी मत सॉल्व करो, इसको भी मत सॉल्व करो, 5/2 ही ले लो, ठीक है, 5/2। तो ये x में हो गया 5/2 और y में हो गया 5/2 इंटू √3, ये हो गया। तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब जब कोऑर्डिनेट्स निकल गए तो फिर प्यारे बच्चों इनके पोजीशन वेक्टर्स निकालना आसान है, और अगर इनके पोजीशन वेक्टर्स मिल गए तो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर तो उसी फार्मूले से बड़ी ही आसानी से निकल गया। निकल गया या नहीं निकल गया, बिल्कुल निकल गया। और दूसरा तरीका क्या है, पहले आप x निकालो फिर y निकालो, वो भी निकाल पाओगे, क्योंकि इसके एक्स वाई और इसके एक्स वाई पता है, इसके भी एक्स वाई पता है, तो उस फार्मूले से भी यानी उल्टा चल करके भी हम निकाल सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों से बड़ा ही आसान पड़ेगा। चलिए हम इसको किसी भी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व कर ले बताइए। चलिए हम पोजीशन वेक्टर से ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए पोजीशन वेक्टर से ही, तो कहां पे सॉल्व कर लिया जाए, यहीं पे सॉल्व कर लिया जाए। आर वेक्टर, ये मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो m1 तो ये 1 हो गया, लेकिन r1 क्या है 0 है प्यारे बच्चों, इसलिए इसको यहाँ पे हम नहीं ले रहे क्योंकि r1 0 है।
अब बात आती है m2 की। ये m2 है, ठीक है, ये m1 है और ये m3 है, ऐसा हम मान लेते हैं। ठीक, तो m2 कितना है 2 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिखा जाएगा, अगर x कोऑर्डिनेट इतना है और y कोऑर्डिनेट इतना है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा 5/2 i कैप प्लस 5/2 इंटू √3j कैप। क्या यही लिखा जाएगा? बिल्कुल यही लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो m3 है वो 3 है और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना है प्यारे बच्चों, तो 5i कैप, 5i कैप, क्योंकि y तो 0 है तो इसके लिए आगे लिखने की जरूरत नहीं। तो ये बना अपान में टोटल मास। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, ऐड कर लीजिए, देखिए ये तो 1 हो गया m1, m2 हो गया 2 और m3 कितना हो गया, m3 कितना है प्यारे बच्चों 3 kg है ना, इतना। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, r वेक्टर आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। यार ये तो बड़ा ही आसान हो गया, हम ना, ये तो बड़ा ही आसान हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, कैलकुलेशन आसान हो गई, हमने बहुत सही डाटा लिया था। चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये यहाँ पे बचेगा 5i कैप प्लस 5√3j कैप, ये बचेगा जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो प्यारे बच्चों, 15 आई कैप है ना, 15i कैप अपान में टोटल मास कितना बन गया 6। इसको और अधिक सॉल्व कर लो, आई वालों को ऐड कर लो तो कितना बन गया 20i कैप, 15 प्लस 5 20 प्लस 5√3j कैप अपान में 6 प्यारे बच्चों। तो यहां पर ये बन गया, इसको हम अलग अलग भी कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लो, 20/6 आई कैप प्लस 5√3/6 j कैप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको और अधिक अगर सरल करना चाहो तो कर लो, 3 टाइम्स चला जाएगा 2 से, ये 10 टाइम्स चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका पोजीशन वेक्टर निकल गया। अगर कोऑर्डिनेट निकालने होते तो ये हो गया x कोऑर्डिनेट कितना आया 10/3 और जो y कोऑर्डिनेट आया वो कितना आया 5√3/6। तो इसके कोऑर्डिनेट निकल गए सेंटर ऑफ मास के। ठीक, ये पोजीशन वेक्टर निकल गया। ठीक प्यारे बच्चों, इसको उल्टा भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, पहले x कोऑर्डिनेट निकालते फिर y कोऑर्डिनेट निकालते तो वो इतने ही आते, बाद में यहाँ से पोजीशन वेक्टर बना लेते। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से ये सॉल्व हो जाता प्यारे बच्चों। तो ये रहा हमारा ये वाला क्वेश्चन, एक बार आप कैलकुलेशन जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम यहाँ पर एक आसान सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एक मान लीजिए हमारे पास 2 kg का है, दूसरा मान लीजिए 8 kg का है, इस तरीके से। ठीक, और ये डिस्टेंस उनके बीच के प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कुछ 10 मीटर है, ऐसा कुछ मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मुझे बताना है कि यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, मुझे ये बताना है। ये क्वेश्चन है मेरा। तो यहां से बताना है ना, यहां से बताना है, तो प्यारे बच्चों यहां ओरिजिन ले लो, क्या ले लो, यहां ओरिजिन ले लो प्यारे बच्चों। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है। एक चीज देख लीजिए, यहां से पहले इसके हम कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। चलिए लिख लेते हैं। तो ये एक्स एक्सिस हो गया अपना, इसको एक्स एक्सिस बोल देते हैं, ये वाई एक्सिस हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जब लिखेंगे प्यारे बच्चों तो क्या निकल के आएंगे 10, 0 यही निकल के आएंगे। ठीक, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 0 है। तो अगर मैं देखूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में मतलब एक्स एक्सिस में स्थित है, तो यहाँ सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट ही मिलेगा। ठीक है, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा, वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसको हम कोऑर्डिनेट से सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आप पोजीशन वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हैं, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोनों तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आर वेक्टर मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर है, तो लिखेंगे m1, ये m1 हो गया प्यारे बच्चों m1, लेकिन r1 इसके लिए 0 हो जाएगा। यहाँ पे बात कर रहे हैं m2 की, तो ये है 8। ठीक है, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो गया 10i कैप, क्या यही हो गया बिल्कुल। और नीचे टोटल मास,
तो टोटल मास कितना 2 + 8 यानी 10 प्यारे बच्चों। तो 10 से 10 कैंसिल, 8 आई कैप। ये हो गया प्यारे बच्चों यहां से इसका पोजीशन वेक्टर। और अगर डिस्टेंस बताना हो तो वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर प्यारे बच्चों, बिल्कुल 8 मीटर हो जाएगी, यानी यहां से 8 मीटर डिस्टेंस पर ये होने वाला है। ठीक, और अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट है, तो हम इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, एक्स कोऑर्डिनेट पहले निकाल लेते। तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, m1 x1 + m2 x2 अपान में टोटल मास। तो m1 x1 तो 0 हो गया, बचा इसका तो m2 कितना है 8 इंटू x2 कितना है 10, है ना, अपान में टोटल मास जो कि है 10, 8 + 2। सो यहां से कितना आ गया 8। तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया। अगर हम y कोऑर्डिनेट निकालने जाते तो ये क्या मिलता m1 x1, तो m1 तो है, सॉरी m1 y1, तो m1 तो है लेकिन y1 0 है, m2 y2, तो यहाँ पे इसके लिए भी 0 है y, ठीक, तो y2 भी 0 हो गया। तो ऊपर का पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना, तो ऊपर का पूरा टर्म 0 हो गया, तो ये 0 मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या मिलता, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट मिलते वो 8,0 मिलते, ठीक है, 8,0 मिलते। तो ये पता चल गया कि ये क्या है, ये प्यारे बच्चों 8 मीटर डिस्टेंस पर है, ठीक है, और कहाँ है एक्स एक्सिस पर ही है, वाई एक्सिस पर ये ऊपर नीचे कहीं नहीं है, ये इसी लाइन पर है, यानी एक्स एक्सिस पर ही है, ठीक है, ये पता चल रहा है। इसका पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, इसका पोजीशन बन जाएगा, ये बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर यहां से, ठीक है, जैसे यहां से आया था। तो ये रहा एक और क्वेश्चन। चलिए अब देखिए इसी फार्मूले पर आधारित और थोड़ा हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे जो कि थोड़ा सा टफ होंगे। अभी ये तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस को बताने से पहले कुछ और बातें भी हमें जाननी पहले पड़ेंगी। तो पहले हम उन बातों को जान लेते हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक, तो चलिए पहले हम कुछ चीजों को पढ़ लेते हैं, बाद में हम उन क्वेश्चंस को लगाएंगे। तो अभी हम इसको मिटा करके कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले तो एक बात ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास दो पार्टिकल्स दो पॉइंट मासेस हो, ठीक है, तो उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है प्यारे बच्चों। देखिए अभी हमने एग्जांपल लिया था, अभी हमने क्या एग्जांपल लिया था कि 2 kg का एक मास था, एक मास था 8 kg का, और ये दोनों ही प्यारे बच्चों एक्स एक्सिस पर स्थित थे। कहां पर स्थित थे, एक्स एक्सिस पर स्थित थे। तो अगर ये एक ही लाइन पर स्थित थे, इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया था, वो भी एक्स एक्सिस पर ही आया था। कहां पर 8,0 पर, यानी कि एक्स एक्सिस पर ही इनका सेंटर ऑफ मास भी आया था। तो यहां से ये पता चला कि जो दो पार्टिकल्स हैं उनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो उनको मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होगा, ये इन दोनों की मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां हो गया या फिर यहां हो गया, ऐसा नहीं, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं है। तो इस चीज को अब हमें प्रूव करना है, ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं, इसको मिटा दिया जाए। चलिए तो प्यारे बच्चों हम ले लेते हैं कोई पॉइंट मास m1, ठीक, ऐसा ही कोई दूसरा पॉइंट मास ले लिया जाए m2, ऐसा हम ले लेते हैं, ठीक प्यारे बच्चों। हमें पता है कि ये जो सेंटर ऑफ मास होगा इनका वो इस लाइन पर कहीं होगा, लेकिन अभी हमें प्रूव है करना है कि ये इस लाइन पर होगा, पहले से हमें लेकर नहीं चलना है, ठीक है, पहले से हम इस लाइन में लेकर नहीं चलेंगे। तो हम इस लाइन से अलग कहीं पर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन मान लेते हैं और मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मास, ठीक प्यारे बच्चों, ऐसा मैं मान लेता हूं कि यहाँ सेंटर ऑफ मास है इन दोनों का, ठीक। तो अब मैं प्रूव करूंगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां नहीं होना चाहिए, बल्कि इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही कहीं होना चाहिए। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले तो हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है, जहां से हम इनकी पोजीशंस देखेंगे। ये अगर हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो ये जो है ये प्यारे बच्चों m1, इसका पोजीशन वेक्टर मैं मान लेता हूं r1 वेक्टर, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर मैं कुछ ले लेता हूं r वेक्टर,
m2 का पोजीशन वेक्टर हम ले लेते हैं r2 वेक्टर प्यारे बच्चों, ऐसा हम ले लेते हैं। ठीक, अब अगर प्यारे बच्चों मैं m1 का पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखना चाहूं, यानी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या है m1 की, तो कितनी लिखी जाएगी? तो देखिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन देखें तो ये इसके लिए पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में m1 का यही पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, बिल्कुल यही हो जाएगा। अब इसको मैं मान लेता हूं r1 डैश वेक्टर। अगर ये r1 डैश वेक्टर है तो यहां से एक संबंध दिखता हुआ नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ साफ। आप लोगों ने वेक्टर में पढ़ रखा होगा जो ट्राइंगल रूल होता है ना वेक्टर एडिशन का, ये ट्राइंगल रूल यहाँ पे लगा दो। देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, और उस रूल से अगर मैं देखूं तो जो आर वेक्टर प्लस r1 डैश वेक्टर है वो इक्वल है r1 वेक्टर के प्यारे बच्चों। ठीक है, r1 वेक्टर इक्वल r वेक्टर प्लस r1 डैश वेक्टर। अब आपको इतना तो पता ही होगा, ये मैं मान करके चल रहा हूं प्यारे बच्चों। आप लोगों ने ट्राइंगल लॉ पढ़ा होगा, आप लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ में क्या होता है? ट्राइंगल लॉ में क्या होता है कि दो वेक्टर्स जो कि एक दूसरे के हेड और टेल से जुड़े हों, मतलब दोनों के टेल से टेल ना जुड़े हों और दोनों के हेड से हेड भी ना जुड़े हों, किसी एक का हेड किसी दूसरे के टेल से जुड़ा हो। ठीक, ऐसा ना हो कि दोनों के टेल से टेल जुड़ जाए या दोनों के हेड से हेड जुड़ जाए, ऐसा नहीं। किसी एक का हेड हो तो किसी दूसरे का टेल हो। इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स जुड़े हों तो तीसरा वेक्टर एक बनता है और वो उल्टे क्रम में बनाना है, उल्टे क्रम में। तो वही जो तीसरा वेक्टर होगा वो शेष दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर होता है। जरा इसको यहीं पर मैं समझा देता हूं। देखिए ये जो दो वेक्टर्स हैं इसमें एक का टेल दूसरे के हेड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो पहली बात कि किसी एक का हेड किसी दूसरे के टेल से जुड़ा होना चाहिए, तो वो चीज यहां से पूरी हो रही है। ठीक है, अब इनका क्रम देखिए, जरा इनका क्रम देखिए। ये ऐसे चल रहा है, इसका हेड इधर है, ये ऐसे चल रहा है, इसका हेड इधर है। तो जो तीसरा वेक्टर होना चाहिए था वो ऐसे चलना चाहिए था, जिसका हेड इधर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये उल्टा क्रम में है। ये इधर से चला और इसका हेड इधर है। ठीक, तो ये उल्टा क्रम वाला जो वेक्टर मिलेगा ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी कि इन दोनों का जो एडिशन होगा, इन दोनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है, ये था ट्राइंगल रूल। अगर हम बात करेंगे पैरेललोग्राम रूल की तो यहाँ पे प्यारे बच्चों दोनों के टेल से टेल जुड़े होने चाहिए। ठीक, पहले हम टेल से टेल जोड़ते हैं, फिर हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, फिर उन दोनों वेक्टर्स के बीच से जो एक डायगोनल निकलता है वो डायगोनल उन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट होता है प्यारे बच्चों। इस तरीके से हम पैरेललोग्राम लॉ लगाते थे, आप लोगों को याद होगा। चलिए उसको हम अभी छोड़ रहे हैं, अभी हम यहां पर आते हैं। तो ये तो बात हो गई कि m1 इसके रिस्पेक्ट में किस पोजीशन पर होगा। इसी तरह से अगर हम देखें कि m2 इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है या किस पोजीशन पर है, तो हम देख लेते हैं। m2 की पोजीशन अगर मैं मान लूं r2 डैश वेक्टर, तो यहां से भी ट्राइंगल रूल से हम क्या लिख सकते हैं, ये भी एक ट्राइंगल बना। क्या बनेगा देखिए, r2 वेक्टर इक्वल r वेक्टर प्लस r2 डैश वेक्टर प्यारे बच्चों, यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। अब अगर प्यारे बच्चों मैं r वेक्टर की वैल्यू लिखना चाहूं, r वेक्टर क्या है, ये पोजीशन है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की, तो ये किस तरीके से लिखी जाएगी ये तो आपको पता है कि कैसे लिखना है। ये लिखा जाएगा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2। ये तो वही फार्मूला है ना, ये तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है यहां से। ठीक, तो ये तो इसी तरीके से लिखी जाएगी, बिल्कुल इसी तरीके से लिखी जाएगी। अब इसी फार्मूले को अगर मैं आगे थोड़ा सॉल्व करूं तो कैसे नजर आएगा देखिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, इसको आगे यहां पे लिखिए m1 r1 वेक्टर। एक काम कर लेते हैं, r1 वेक्टर की वैल्यू हम ये लिख लेते हैं और r2 वेक्टर की वैल्यू हम ये लिख लेते हैं यहां पर। ठीक, तो इसको हम आगे अभी नहीं लेकर चल रहे, यहां पर इसकी वैल्यूज लेकर चलेंगे। देखिए क्या मिल रहा है, r वेक्टर प्लस r1 डैश वेक्टर और प्लस यहां पे m2, r2 वेक्टर की जगह पे रख लेंगे r वेक्टर प्लस r2 डैश वेक्टर। पहले बच्चों इसको और अधिक हम सॉल्व करेंगे अभी, देखिए क्या मिलेगा,
m1 r वेक्टर प्लस m2 r वेक्टर इक्वल, इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, m1 r वेक्टर प्लस m1 r1 डैश वेक्टर प्लस यहां से देखिए m2 r वेक्टर प्लस m2 r2 डैश वेक्टर प्यारे बच्चों। अब यहां से m1 r वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा, m2 r वेक्टर m2 r वेक्टर से कैंसिल हो जाएगा। यहां पे क्या मिल रहा है, m1 r वेक्टर डैश प्लस m2 r2 वेक्टर डैश। तो किसी एक को दूसरे साइड ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, m1 r1 वेक्टर इक्वल माइनस m2, सॉरी यहाँ पे डैश भी लगाना है, देखिए यहाँ पे डैश लगा हुआ है, तो माइनस m2 r2 डैश वेक्टर करेगा। ठीक, इस संबंध को जरा गौर से देखिए, इस संबंध को जरा गौर से देखिए। ये माइनस साइन क्या बता रहा है प्यारे बच्चों, ये माइनस साइन ये बता रहा है कि r2 डैश वेक्टर की जिधर डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके अपोजिट डायरेक्शन में r1 डैश वेक्टर की डायरेक्शन है। ठीक है, ये माइनस साइन यही तो बता रहा है। आप लोगों ने वेक्टर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी जब आप वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो माइनस साइन लगने का मतलब है कि उनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, ये मतलब है माइनस साइन का। तो ये माइनस साइन लग गया, तो ये बता रहा है कि जो r2 डैश वेक्टर की डायरेक्शन है वो r1 डैश वेक्टर के अपोजिट है, या मैं कहूं कि r1 डैश वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, तो यहां से ये पता चला कि ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखिए, ये दोनों सेम पॉइंट से निकले हुए हैं, ये वेक्टर भी इसी पॉइंट से निकला हुआ है और r2 डैश वेक्टर भी इसी पॉइंट से निकला हुआ है, दोनों ही वेक्टर सेम पॉइंट से निकले हुए हैं। ठीक, तो चलिए हम एक काम करते हैं कि सेम पॉइंट से दो वेक्टर्स बनाते हैं जिनकी डायरेक्शंस एक दूसरे के अपोजिट हो। ठीक है, अपोजिट हो, क्योंकि यहां से हमने प्रूव किया है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक, चलिए अब बनाना दोनों को सेम पॉइंट से है, सेम पॉइंट से। अब देखिए, अगर एक वेक्टर ऐसे बनेगा तो दूसरा इसके अपोजिट यानी ऐसे बनेगा, बनेगा या नहीं बनेगा प्यारे बच्चों, बिल्कुल बनेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा था, अगर ये ऐसा था तो ये ऐसा था, ऐसा, और ये m1 की पोजीशन थी, ये m2 की पोजीशन थी, कहां से, सेंटर ऑफ मास से। ठीक प्यारे बच्चों, तो अभी हमने क्या देखा, हम ये देख रहे हैं कि ये जो दोनों पॉइंट्स है ना प्यारे बच्चों, इनको मिलाने वाली लाइन पर ही ये सेंटर ऑफ मास आ रहा है प्यारे बच्चों। किधर आ रहा है, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर ही ये सेंटर ऑफ मास आ रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, देखिए अगर ये सेम पॉइंट से ना निकले हुए होते तो डायरेक्शन अपोजिट होते हुए भी ये जरूरी नहीं था कि सेंटर ऑफ मास इनको मिलाने वाली लाइन पर ही है। क्यों, क्योंकि दो वेक्टर्स ऐसे भी तो अपोजिट हो सकते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर यहां बना हुआ है ऐसे और दूसरा वेक्टर यहां बना हुआ है ऐसे, तो ये अभी भी एक दूसरे के अपोजिट है क्योंकि इनकी डायरेक्शन से एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक, लेकिन क्या ये एक लाइन बना रहे हैं, एक लाइन कहां बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। लेकिन अगर ये सेम पॉइंट से निकले हुए होते तो इसको भी इसको ऐसे बनाना पड़ता और यहां पे एक लाइन बनती, यहां पे एक लाइन बनती जैसे कि यहां से। तो ये सेम पॉइंट से निकले हैं और इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, वो यहां से पता चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है उनको ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन पर है। ठीक, ये यहां से प्रूव हो गया प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या है कि जो सेंटर ऑफ मास है वो कहीं इनको मिलाने वाली लाइन पर कहीं होना चाहिए था। ठीक, तो ये रहा यहां से इसका प्रूफ। अब हम चलेंगे अपनी स्टडी में आगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं, इसको जरा हम मिटा देते हैं। प्यारे बच्चों, आपसे एक गुजारिश ये है कि कहीं ना कहीं आपको ये वीडियोस बहुत ही काम की लग रही होंगी, कहीं नहीं इतना कंटेंट आपको मिलने वाला है। और अगर मिल भी रहा होगा तो यहाँ जो कंटेंट मिल रहा है प्यारे बच्चों, अभी आप देखोगे, अभी ये तो शुरुआत है। अभी कल हमने लोगों ने बहुत थोड़ा सा पढ़ा था, अभी भी हमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा, अभी हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम और अधिक चीजें जब पढ़ लेंगे ना तो आपको फिर एहसास होगा कि यहाँ पर आपको कितना ज्यादा मटेरियल मिल रहा है। ठीक, इसलिए प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके बहुत काम का चैनल है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए।